हेलो दोस्तों, जीके के एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन जीके मंच में। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी जीके के क्वेश्चंस हैं वह आपके आने वाले एनटीपीसी, ग्रुप डी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक इस वीडियो को देखें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला सवाल है, निम्नलिखित नदियों में किनके उद्गम स्थान लगभग एक ही हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी जो है इनका उद्गम स्थान तिब्बत में मानसरोवर के पास है। ठीक है। और यह जो सिंधु नदी है इसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर और यह सिंधु में मानसरोवर के पास से निकलती है लेकिन जाकर के गिरती है अरब सागर में। ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसकी कुल लंबाई है 2900 किलोमीटर और यह भी तिब्बत में मानसरोवर के पास से निकलती है और यह जाकर के गिरती है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। अब ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित एक और इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पर बनता है कि जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम माजुली द्वीप है, यह भी स्थित है इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है। तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखें। प्रकाश तरंगों की गति होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुप्रस्थ होती है प्रकाश तरंगों की गति। और प्रकाश का जो वेग है इसकी गणना सबसे पहले रोमर ने की थी। यह काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसे आपको याद रखना है। ठीक है। और प्रकाश का जो वेग है वह सबसे ज़्यादा वायु में और निर्वात में होता है। और वायु और निर्वात में जो प्रकाश की गति है वह होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और अगर किलोमीटर में पूछे तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। अगला सवाल देखें। कैरिबियन सागर और प्रशांत सागर के मध्य कौन सी नहर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पनामा नहर जो है यही कैरिबियन सागर और प्रशांत सागर के मध्य में है। और यह जो पनामा नहर है इसके दक्षिणी भाग में पनामा पोर्ट स्थित है। ठीक है। और उत्तरी भाग में कोलोन पोर्ट स्थित है। तो इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सूफी परंपरा में खानकाह था? तो राइट आंसर है ऑप्शन है, सूफी संतों का जो निवास स्थान था उसी को खानकाह कहा जाता था। और अगर आपसे यह पूछा जाए कि यह जो सूफी परंपरा है यह किस धर्म से संबंधित है, तो यह जो सूफी परंपरा है यह मूल रूप से इस्लाम धर्म से संबंधित है। ठीक है। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखें। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुल 30 सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। और इसके जितने भी सदस्य होते हैं ये 30 सदस्य ये लोकसभा से चुने जाते हैं। ठीक है। इसमें कोई भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है और सबसे ज़्यादा सदस्यों वाला यही समिति होता है, प्राक्कलन समिति। तो अगर आपसे ऐसे भी सवाल पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा सदस्यों वाली कौन सी समिति होती है, तो वह होती है प्राक्कलन समिति। ठीक है। अगला सवाल देखें। भूपटल में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है ऑक्सीजन भूपटल में। और अगर पूछे कि धातु कौन सी सबसे ज़्यादा पाई जाती है तो एल्यूमिनियम जो है वह सबसे ज़्यादा पाई जाती है भूपटल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य पर नियंत्रण समाप्त करने के संबंध में कौन सी समिति गठित की गई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, किरीट पारिक समिति जो है इसी ने सिफारिश की थी कि पेट्रोल और डीजल के मूल्य जो हैं इस पर से सरकारी नियंत्रण को हटा दी जाए। ठीक है। अगला सवाल देखें। इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बने बंध को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सहसंयोजन बंध कहा जाता है। और अगर इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो बंध बने उसे क्या कहते हैं, ऐसा सवाल पूछ लिया जाए आपसे, तो उसे कहा जाता है विद्युत संयोजी बंध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के अंतर्गत हुई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेगुलेटिंग एक्ट जो है इसी के अंतर्गत 1774 ईस्वी में कोलकाता जो है यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और इसके जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एलिजा इम्पे। ठीक है। और इसका जो अधिकार क्षेत्र था वह केवल कलकत्ता तक ही था, लेकिन इसमें बाहर के मुकदमे भी सुने जाते थे और वे तब सुने जाते थे जबकि दोनों पक्ष जो हों वो दोनों सहमत हों, तब इसमें बाहर के भी मुकदमे को सुना जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। छोटा नागपुर का शोक किस नदी को कहा जाता है?
तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, दामोदर नदी जो है इसी को छोटा नागपुर का शोक और बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है। भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी? यानी भारत के किसी राज्य में पहली दलित महिला मुख्यमंत्री का नाम आपको बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मायावती जो है यह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी और यह पहली दलित महिला थी। ठीक है। और जो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी उनका नाम था सुचेता कृपलानी, तो वह भी उत्तर प्रदेश की ही मुख्यमंत्री थी। ठीक है। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखें। पर्सनल कंप्यूटर के विकास का श्रेय किसे जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन जो कंपनी है, इसी ने सबसे पहली बार 1981 ईस्वी में पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण किया था। ठीक है। अगला सवाल देखें। आवर्त सारणी के वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव के मान पर क्या असर होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयनन विभव का जो मान है वह घटता है। ठीक है। और अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा आयनन विभव वाला तत्व कौन सा है, तो वह है हीलियम। ठीक है। अगला सवाल देखें। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है किसके द्वारा? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय जो है इसी के द्वारा रीट जारी की जाती है। और अगर आपसे यह सवाल पूछ लिया जाए कि जो मौलिक अधिकार हैं इसमें बदलाव कौन कर सकता है, तो वह संसद कर सकता है। और जो रीट जारी की जाती है मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, वह उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से जैविक उत्प्रेरक कौन सा है? तो यहाँ पर सबसे पहले आप समझें कि यह उत्प्रेरक क्या होता है। तो उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ होता है जो कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है, तो वैसे पदार्थ को हम उत्प्रेरक कहते हैं। और इनमें से जो जैविक उत्प्रेरक है वह है एंजाइम, तो ऑप्शन है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। तो अनुदैर्ध्य तरंग जो है वह सभी माध्यमों में उत्पन्न हो सकती है, और जो अनुप्रस्थ तरंग होती है वह केवल ठोस में और जो द्रव होते हैं उसके ऊपरी सतह पर उत्पन्न हो सकती है। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। ठीक है। अगला सवाल देखें। फरायजी आंदोलन का नेता कौन था? तो यह जो फरायजी आंदोलन है इसका केंद्र था बंगाल। ठीक है। और इसके जो नेता थे वे थे हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ, ये दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों, यानी कि हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कर्क रेखा के पास आने वाले ज्वार को क्या कहते हैं? तो कर्क रेखा और मकर रेखा इन दोनों के पास जो ज्वार आता है उससे हम अयन वृत्तीय ज्वार कहते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है कि कर्क रेखा और मकर रेखा दोनों के पास जो ज्वार आता है उससे अयन वृत्तीय ज्वार कहा जाता है। ठीक है। अगला सवाल देखें। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला सवाल है। किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म जो है उसको जीवन का भौतिक आधार कहा था? तो राइट आंसर है ऑप्शन है हेक्सले जो है इन्होंने जीव द्रव जो है उसको जीवन का भौतिक आधार कहा था। और जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीव द्रव शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो वह किया गया पुरकिंजे के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो क्लोरोफिल जो है इसके निर्माण के लिए मैग्नीशियम और लोहा, ये दोनों तत्व जो हैं वह आवश्यक होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोहा और मैग्नीशियम। चलिए अगला सवाल देखें। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो शिवाजी को राजा की उपाधि दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। और यह जो औरंगजेब है इसी ने शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू भी कहा था। ठीक है। तो इन तीनों को याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए कौन सा पदार्थ सबसे उपयुक्त है? तो ट्रांसफार्मर का क्रोड जो है उसे बनाने के लिए नर्म लोहा सबसे अच्छा होता है।
और अगर ट्रांसफार्मर का कार्य पूछे तो यह जो ट्रांसफार्मर है यह केवल एसी पर कार्य करता है, ठीक है, यानी कि अल्टरनेट करंट पर। और यह एसी के वोल्टेज में उपचयन और अपचयन यानी कि उसको घटाने और बढ़ाने में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखें। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उग्रवादी चरण जो है वह कहा जाता है 1905 से 1917 की अवधि को। और उदारवादी चरण जो है यह कहा जाता है 1885 से 1905 की अवधि को, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस यानी कि नोबेल गैस जो है वह कौन सी है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्गन जो है यह सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। इसकी जो प्रतिशत मात्रा है हमारे वायुमंडल में वह 0.93% है। और अगर आपसे पूछे कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है तो वह है नाइट्रोजन 78%, ठीक है। तो इन दोनों को याद रखना आपको। तो दोस्तों ये थे जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ ही में दोस्तों जीके के इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल बटन का आइकन है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे कोई भी हम नई वीडियो अगर अपलोड करते हैं तो इसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन से मिलेगी और कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी।